देखिए स्टूडेंट्स, आज जो क्लास आपके लिए है वो अकाउंट्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसमें जो टॉपिक मैं आज पढ़ा रहा हूँ, अभी तक आपने बाउचर एंट्री, बाउचर के हिसाब से लेजर बनाना, उसकी पोस्टिंग करना, ये सब आपने सीख लिया। अब यहाँ पर जो मेन टॉपिक है, जब आप बैंक की एंट्री करते हैं, बैंक के ट्रांजेक्शन्स आप करते हैं, तो आप ये देखते हैं कि आपने किसी को पेमेंट किया, बैंक से चेक से पेमेंट किया, तो आपने अपने अकाउंट बुक्स में वो चढ़ा लिया कि हमने 5,000 रुपये का भुगतान चेक द्वारा किया। इसी तरह से बैंक में जमा किया तो आपने बैंक में जमा अपना चढ़ा लिए, तो आपकी एक बैंक बुक बन जाती है जिसमें आप अपने सारे ट्रांजेक्शन नोट करते हैं। और आपके पास एक बैंक का लेजर, मैंने लेजर सिखाया था आपको। बैंक के लेजर में आप देखेंगे कि कितना बैलेंस आपके पास बैंक में होना चाहिए। आपने बैंक में देखा कि मेरे पास बैलेंस इस समय मेरे कंपनी के अकाउंट में 5 लाख होना चाहिए, सारा भुगतान करने के बाद, उसमें जमा करने के बाद। तो बैंक की एक पासबुक या बैंक स्टेटमेंट बैंक द्वारा दिया जाता है। जैसा आपको पता होगा, सेविंग में पासबुक होती है और करेंट अकाउंट कंपनी का अगर होता है तो उसमें आपका स्टेटमेंट होता है। तो आप वो बैंक से निकलवाते हैं और आप अपने बैंक बुक को अपने इससे खाते से मिलाते हैं, तो मिलान नहीं होता, बैलेंस में फ़र्क आता है। तो वो फ़र्क क्यों आता है, उसका मिलान करना ही रिकंसाइल कहलाता है। उस स्टेटमेंट को जो आप बनाते हैं वो बैंक रिकंसिलिएशन कहलाता है। कैसे मिलान करना, उसका क्या मतलब होता है कि आपने किसी को चेक दिया, पेमेंट किया चेक से, मिस्टर ABC एंड कंपनी को 20,000 का चेक काट दिया, आपने अपने में चढ़ा लिया, उसको माइनस कर लिया तुरंत। अब वो व्यक्ति आपके पास से गया, उसने एक आध दिन अपने पास रखा, 2 दिन के बाद लगाया, 3 दिन के बाद लगाया, या कभी कभी 3 महीने का समय होता है, 15 दिन के बाद लगाया। उस बीच में आपने बैंक का ट्रांजेक्शन किया और देखा कि वो चेक नहीं लगा है, इसमें बैलेंस आपका 20,000 बढ़ के आ रहा है पासबुक में या स्टेटमेंट में। तो वो जो बैलेंस बढ़ के आ रहा है और आप में, क्योंकि आप अपने में उसको नोट कर चुके हैं, तो वो डिफरेंस आएगा। तो डिफरेंस को बताना कि किस वजह से डिफरेंस आ रहा है, सारे डिफरेंसेस का पता करना, वही बैंक रिकॉन्सिलेशन कहलाता है कि हमारे बैलेंस में बैंक की और पासबुक या स्टेटमेंट में इतना डिफरेंस क्यों है। जैसे आपको पता है बैंक चार्जेस भी काटता है, SMS चार्जेस काटता है, बैंक इंटरेस्ट भी देता है हर 3 महीने में। तो जो आपके बैंक बुक में नोट नहीं होता, वही डिफरेंस होता है। तो ये बीच बीच में हमें रिकंसाइल करना पड़ता है, जिसको कहते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो नोट्स के थ्रू मैं अब आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर। जैसे अभी इसमें लिखा हुआ है, बैंक रिकॉन्सिलेशन की जो डेफिनेशन है, जो मैंने अभी आपको बताया, उसी से रिलेटेड है कि ए बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय ए कस्टमर। ये पूरी डेफिनेशन है यहाँ पर। जो अकाउंट होल्डर है वो प्रिपेयर करता है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट टू ascertain that item or reason responsible for the difference। डिफरेंस कहाँ पर, बिटवीन द बैंक बैलेंस शो इन द पासबुक एज एन पर्टिकुलर डेट। किसी पर्टिकुलर डेट पे आपके बैंक स्टेटमेंट में और बैंक की पासबुक का जो डिफरेंस है, उसको उसको डिफरेंस को पता करना कि वो किस वजह से है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहलाता है। अब उसके कुछ कारण होते हैं, रीजंस होते हैं। वो रीजंस देखिए क्या होते हैं कि किस वजह से वो स्टेटमेंट में डिफरेंस आता है। बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला रीज़न है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने तो पेमेंट चेक से कर दिया,
लेकिन जिसको पेमेंट किया उसने लगाया ही नहीं। जब वो बैंक में लगाएगा ही नहीं तो आपने तो भाई नोट कर लिया कि हमने इतना पेमेंट कर दिया, आपने बैंक से घटा दिया, लेकिन एक्चुअल बैंक में नहीं लगा, इसलिए बैंक के स्टेटमेंट में डिफरेंस आएगा। एक रीज़न ये है। तो आपने चेक पेड इनटू द बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड, मतलब आपने बैंक में चेक लगाया लेकिन वो अभी क्रेडिट ही नहीं हुआ, या बैंक ने कलेक्ट करके उसको अपने स्टेटमेंट में नहीं चढ़ाया। भाई आपने तुरंत दिया बैंक को तो आपने तुरंत अपने बुक में नोट कर लिया, लेकिन बैंक में अभी उसकी एंट्री नहीं हुई, तो वो डिफरेंस हो सकता है। डायरेक्ट डेबिट मेड बाय द बैंक बिहाफ ऑफ द कस्टमर, कुछ डेबिट बैंक करता है, जैसे बैंक चार्जेस काटता है, एसएमएस चार्जेस काटता है, वो आपको बताता नहीं, वो समय समय पर वो माइनस करता रहता है, तो वो डिफरेंस हो सकता है। किसी ने आपके नाम से या आपका कोई पेमेंट उसको करना है, सीधे बैंक में जमा कर दिया, आपने ध्यान नहीं दिया उसको, तो वो डिफरेंस हो सकता है। फिर पांचवा है इंटरेस्ट और डिविडेंड बैंक देता है सीधे, जो भाई आपका पैसा बैंक के खाते में जमा होता है वो इंटरेस्ट आपको मिलता है, सीधे बैंक अपना क्रेडिट कर देता है, तो उसका डिफरेंस हो सकता है। डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, जैसे ईसीएस कटता है, आपका ध्यान नहीं है, ईसीएस कट गया, कोई आपने लोन लिया है, कोई प्रोडक्ट लिया है, उसका ईसीएस पेमेंट है, वो अपने आप कट जाता है, आपने अपने रजिस्टर में नहीं चढ़ाया अपने बुक में, बैंक में तो अपने आप कट जाएगा, तो वो डिफरेंस हो सकता है। चेक डिपॉजिट या आपने जो दिया है बिल वो डिसऑनर्ड हो गया है किसी वजह से, भाई आपने साइन गलत हो गया है, किसी वजह से भी कोई चेक डिसऑनर हो सकता है, तो वो डिफरेंस आता है, तो इसका मिलान करना पड़ता है। और एरर कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन बाय द ऑर्गेनाइजेशन, आप द्वारा कोई एंट्री में गलत एंट्री हो गई हो उस वजह से भी हो सकता है, या बैंक द्वारा कोई ट्रांजेक्शन में गलती हो गई हो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो ये कुछ रीज़न्स हैं जिसमें आपके आपके इसमें और बैंक के पासबुक में ट्रांजेक्शन्स में डिफरेंस हो सकता है। तो ये डिफरेंस बहुत ज़रूरी है इसको ठीक करना, और हर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो ट्रांजेक्शन ईयर होता है फाइनेंशियल, उसमें इसको अमू आपको रिकनसाइल करना ही होता है, नहीं तो आपका अकाउंट ठीक नहीं होगा। तो रिकनसाइल करने के लिए आपको बैंक का स्टेटमेंट अपने पास रखना होता है, चेक बुक्स अपने पास रखनी होती हैं, ठीक है, और आपके अपनी जो बैंक बुक है उसको सारे वाउचर्स जो बैंक के हैं उससे मिलान होता है डिफरेंसेस का, और जो भी डिफरेंस आता है तो एक स्टेटमेंट बनता है कि वो डिफरेंस किस वजह से है। तो नीचे एक उदाहरण दिया है डिफरेंस का, रीज़न स्टेटमेंट बनाने का, तो वो उदाहरण आप देखिए जिससे आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा। परफॉर्मा होता है कि जैसे बैंक बैलेंस एज पर द कैश बुक, कैश बुक यानी आपके पास जो है जिस पे आप लिखते हैं वो उसमें क्या बैलेंस आ रहा है यहाँ पर वो नोट होगा। और फिर आप ये देखेंगे चेक आपने इशूड की है लेकिन वो बैंक में नहीं लगी तो उसको ऐड कर देंगे, कोई इंटरेस्ट बैंक ने दिया है और आपने अपने उसमें नहीं किया तो वो ऐड करेंगे, तो टोटल आ जाएगा कि कितना होना चाहिए। फिर आपने चेक डिपॉजिट की बैंक में लेकिन बैंक ने क्रेडिट अभी नहीं की तो उससे आप माइनस कर देंगे। चेक बैंक चार्जेस जो आपने अपनी कैश बुक में नहीं चढ़ाया वो माइनस करेंगे, ठीक है, तो फिर जो बैलेंस आ रहा है आपका पासबुक के हिसाब से वो इसमें आएगा, तो वो एक्चुअल पता चल जाएगा कि एक्चुअल क्या होना चाहिए। तो एक उदाहरण इसमें दिया है, इसको थोड़ा समझिए कि फॉलोइंग चेक वर पेड इनटू द कंपनी करंट अकाउंट बाय क्रेडिटेड बाय द बैंक इन अप्रैल। भाई आपका कंपनी ने कोई चेक पेमेंट की है मिस्टर ए और बी और सी को, तो वो मार्च में नहीं प्रेजेंट हुआ, अप्रैल में प्रेजेंट हुआ है, ठीक है, तो अप्रैल में प्रेजेंट होने का मतलब ये हुआ कि वो फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को ख़त्म हो गया, तो वो आपके स्टेटमेंट में आया ही नहीं, आपने अपने बैंक में चढ़ा रखा है, बैंक बुक में वो डिफरेंस आएगा 6, 5, 11, 11 और 4, 15,800 का, ठीक है, और आपने चेक इशू किए लेकिन वो अप्रैल में आपने कंपनी में कैश किए, मार्च में ये भी नहीं हुआ, तो मार्च में ये नहीं हुआ तो ये भी आपका अप्रैल में दिखाएगा और आउट स्टैंडिंग आएगी आपकी, तो ये अमाउंट है आपका 5,000, 10,000 और 6,000। फिर यहाँ पर इंटरेस्ट का क्रेडिट है 500 रुपये, बैंक चार्जेस 10 रुपये कटे हैं, तो कैश बुक में जो बैलेंस आ रहा है वो है 36,000 आपके कैश बुक में, ठीक है, तो इसको कैसे रिकनसाइल करेंगे, तो इसको रिकनसाइल करने के लिए यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है।
कि हमने कहा कि हमारे कैश बुक में बैलेंस है 36,000, जो ऐड करेंगे हम अमाउंट वो है 21,000। ये वाला अमाउंट जो चेक इशू है लेकिन हमने कैश नहीं कराए, और 500 इंटरेस्ट हो गया, तो 21,500 आपका इसमें ऐड होगा, और तो टोटल हो जाएगा 57,000। ठीक है, ये होना चाहिए। इसी तरह से बैंक में आपके जो चेक आपको लगाए हैं वो आपके क्रेडिट नहीं हुए, 15,800 के हैं। बैंक चार्जेस जो आपने नहीं थे वो 10 रुपये, तो 15,810। तो बैंक में जो बैलेंस वो दिखा रहा है वो है 41,690। तो ये एक्चुअल बैलेंस है जो बैंक में शो ऑफ कर रहा है। ठीक है, तो ये आप मैनुअल जब रिकनसाइल करते हैं तब ये आपको बनाना होता है। टैली में क्या है, टैली में आप वो अपने आप रिकनसाइल कर लेता है। तो रिकनसाइल का जो मेन ये फंडा है कि आप इन डिफरेंसेस को जहाँ नोट कर रहे हैं इस फॉर्मेट में, जो फॉर्मेट आपके ई नोट्स में है जो मैंने अभी आपको समझाया, इन फॉर्मेट्स के अकॉर्डिंग आप मैनुअल भी करते हैं, क्योंकि आप टैली पढ़ रहे हैं तो टैली में मैनुअल करने की ज़रूरत नहीं है जैसे मैंने बताया। तो उसके लिए आपको फिर इसको टैली के थ्रू करना है, तो इसलिए इसमें आप बहुत मैनुअली में नहीं जाएंगे। रिकनसाइल का मतलब समझा आपने कि आपकी पासबुक जो बैंक से मिलती है और आपकी कैश बुक जिसमें आप बैंक के ट्रांजेक्शन लिखते हैं उसका जो डिफरेंस है वो क्यों है, वो देखने के लिए आप रिकनसाइलेशन करते हैं। और इसी तरह से एक दो एग्जाम्पल और दिए हैं, वो इसमें से आप देखिएगा। जो ऐड होना है वो आपका ऐड होगा, और जो माइनस होना है माइनस होगा, और जो बचेगा वो आपका बैलेंस एज पर द कैश बुक और एज पर द बैंक बुक आपका होगा। इसमें एक टॉपिक और है जो इसी लेक्चर में मैं आपको बता रहा हूँ, वो है डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन को हिंदी में बोलते हैं ह्रास। डेप्रिशिएशन हर कंपनी में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और वो दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप डेप्रिशिएशन नहीं दिखाएंगे तो कैपिटल में वो इंक्रीज़ करेगा और वो शो करता रहेगा कैपिटल के साथ। डेप्रिशिएशन का मतलब होता है कि जो आपके फिक्स्ड एसेट हैं उनकी वैल्यू हर साल कुछ ना कुछ कम होती है। तो एक परसेंटेज के हिसाब से जो वैल्यू कम की जाती है वो डेप्रिशिएशन कहलाता है, और एक निम्न वैल्यू, एक न्यूनतम वैल्यू पे जाके वो रुक जाता है। जैसे आपने 50,000 की कोई मशीनरी खरीदी, उस 50,000 की मशीनरी जो आज खरीदी है, जो वैल्यू आपकी कैपिटल में वो 50,000 दिखा रहा है, अगले साल अगर आप इसमें डेप्रिशिएशन नहीं करेंगे तो वो 50,000 ही दिखाता रहेगा, और 10 साल के बाद भी 50,000 दिखाता रहेगा, जबकि आपकी वैल्यू वो 5,000 होगी। तो आपकी जो बैलेंस शीट है वो गलत बन जाएगी भाई, क्योंकि आपके अंदर जो एसेट की वैल्यू वो है ही नहीं, कैपिटल में आपका दिखा रहा है वही। तो वो आपको हर साल इसका एक प्रोविज़न करना पड़ता है एंट्री के वक्त डिप्रिसिएशन का, कि हर साल ही मान के चल रहे हैं कि 10,000 रुपये आपको घटाना है, 10%। तो 50,000 का 10% हो गया 5,000 रुपये। तो हर साल 5,000 माइनस होगा, 45,000 हो गया, 45,000 में फिर 5,000 माइनस होगा तो 40,000 हो गया। इस तरह से 5 साल के लिए आप ये करेंगे, और मिनिमम वैल्यू जो भी सेट करनी है 5,000 या 7,000 वो आप सेट करके इससे नीचे नहीं जाएगा, उसको स्क्रैप वैल्यू भी बोलते हैं। और डेप्रिसिएशन की एक हमेशा आप एंट्री करते हैं कंप्यूटर में फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के बाद, अपने जितने भी फिक्स्ड एसेट हैं, आपका फर्नीचर, आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप, आपकी मशीनरी, बिल्डिंग, सबका आप डेप्रिसिएशन निकाल कर कंप्यूटर में टैली के अंदर फीड करते हैं। कैसे मैं बता रहा हूँ, देखिए लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन हैज़ ए सिग्निफिकेंट इफेक्ट in the determination and presenting of the financial position of an enterprise. It is an attempt to spread the cost of an asset over the period of its estimate useful life in a relation and systematic manner. तो कैसे, रीज़न क्या है, कॉज क्या है, बियर एंड टीयर ड्यू टू यूज़ ऑफ पैसेज ऑफ टाइम, यूज़ करते करते जो उसमें खराबी या कमी आ जाती है वो कारण से उसका वैल्यू घटती है। एक्सपायरेशन होता है हर चीज़ का, एक समय के बाद उसकी टेक्नोलॉजी बदल जाती है, वो एक्सपायरेशन की वजह से वो ख़त्म हो जाती है। फिर जो भी एब्सोलेसेंस होता है, एब्सोलेसेंस का मतलब होता है कि वो आउटडेटेड हो गया, सही है, कोई कमी नहीं है, लेकिन आउटडेटेड होने की वजह से वो चलन में नहीं है।
तो भी आपका एक डिप्रिसिएशन होगा उस पर्टिकुलर वैल्यू को, आप उसका यूज़ करते रहिए, लेकिन उसकी रीसेल वैल्यू कुछ भी नहीं होगी, वो भी एक डिप्रिसिएशन का पार्ट है। ठीक है, तो ये 3 रीज़न होते हैं जो हमें डिप्रिशिएट करते हैं हमारे फिक्स एसेट को। तो डिप्रिसिएशन जो फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, कॉस्ट ऑफ एसेट कि क्या कॉस्ट है, फिर उसका लाइफ कहाँ कितना आप रख रहे हैं, कितने समय तक आप भी मान के चल रहे हैं वो चलेगा, 5 साल 10 साल। और स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट का रेजिडुअल जो वैल्यू होती है, स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं, कि वो आप क्या रखें। 3 फैक्टर्स आप डिटरमाइन करते हैं डिप्रिसिएशन निकालते समय। तो एक इसकी एक फार्मूला भी होता है डिप्रिसिएशन निकालने का। जैसे एनुअल डिप्रिसिएशन निकालते हैं तो कॉस्ट जैसे आपने निकाली मान ली 50,000, तो हम कॉस्ट में लिख देंगे 50,000। फिर आपने निकाला कि स्क्रैप वैल्यू आपका कितने में, कम से कम उसका जो कबाड़ होगा वो भी कितने में बिकेगा, तो वो उसका हो जाएगा आपका स्क्रैप वैल्यू। मान लिया आपने लिए इसको 5,000, तो 5,000 में आप चाहते हैं कम से कम 5,000 में तो बिके, तो स्क्रैप वैल्यू आप 5,000 ले लेंगे। ठीक है, तो स्क्रैप वैल्यू आप 5,000 ले लेंगे। एस्टिमेटेड लाइफ में आपने ले लीजिए 5 साल, तो 5 साल एस्टिमेटेड लाइफ ले लेंगे। तो ये वैल्यूज़ आप यहाँ पे चढ़ाएंगे, तो आपकी एनुअल डिप्रिसिएशन आ जाएगा कि आप एनुअल कितना उसको कम करेंगे। तो एक फार्मूला यहाँ पे होगा, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण दिया है कि 1,80,000 की कोई मशीन है और 10 साल इसका इसका वो है कि कितने 10 साल ये मशीन चलेगी, और स्क्रैप वैल्यू मान लीजिए 20,000 है कि 20,000 कम से कम रखा गया है। तो 1,80,000 माइनस 20,000 अपॉन 10, तो 16,000 रुपये हर साल इससे घटेगा, कि 1,80,000 में 16,000 हर साल घटेगा इसकी डिप्रिसिएशन। तो जिसका जैसे नीचे एक उदाहरण दिया है एंट्री का, कि जैसे आपने कोई खरीदी मशीन, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा, रियल अकाउंट है चूँकि, तो 1,80 आपका डेबिट और 1,80 क्रेडिट। और इसी तरह से डिप्रिसिएशन आप चार्ज कर रहे हैं, तो मशीनरी जैकेट 2 में आ गया, तो उसका 16,000 1,80,000 अपने आप घट जाएगा उसके रिकॉर्ड में जाके। तो ये वाली एंट्री जो एंट्री नंबर 2 है, ये आप हर साल करेंगे, तो 16,000 रुपये वो हर साल इसमें घटाता रहेगा। और ये एंट्री तब रोकेंगे जब ये इसकी जो 20,000 स्क्रैप वैल्यू वो वहाँ पे ना आ जाए। और प्रॉफिट लॉस में भी इसकी एंट्री होती है, जिससे वो मैनेज करता है, ट्रांसफ़र करता है इस अमाउंट को। तो इस तरह से आप एक जर्नल एक एंट्री भी इसकी आप करते हैं अपने अकाउंट्स में। इसका प्रॉपर लेजर बनता है, देखिए 1,80,000 का था, इसका डिप्रिसिएशन कॉस्ट कटी, तो आप जो मशीन की वैल्यू इस समय बची 1,64,000 रुपये बची। ये तो ये हर साल घटती चली जाएगी भाई, 10 साल तक चलाना है, 10 साल ये 1,60,000 तक घटेगा। लास्ट में ये वैल्यू जो बैलेंस है आपका 10 साल के बाद 20,000 दिखेगा, यहाँ से फिर डिप्रिसिएशन आप इसका नहीं काटेंगे। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये 2 कॉन्सेप्ट हैं, इसकी रीडिंग लगाइएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। और इसकी जब एंट्री करनी हो, अभी इसकी एंट्री भी आपको नहीं करनी है, आपके जो पिछले ट्रांजेक्शन्स हैं वही करने हैं। और बैंक रिकन्सिलिएशन जो मिलेगा वो मैं आपको अभी दिखा दे रहा हूँ कहाँ मिलेगा। कि बैंक अगर इसका टैली जब आप ओपन करेंगे, तो टैली जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर जब बैंक का आप स्टेटमेंट खोलेंगे, बैंक स्टेटमेंट, तो वहाँ पर आपको रिकन्साइल का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ रिकन्साइल आप सारा स्टेटमेंट अपना कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक कंपनी जो कल मैंने बनाई थी वो मैं खोल ले रहा हूँ। तो अब यहाँ पर जब हम रिकन्साइल करने जाते हैं, तो रिकन्साइल जैसे मैंने बताया बैंक स्टेटमेंट, बैंक पासबुक का होता है। तो आप अकाउंट बुक में जाकर, अकाउंट बुक में जाइए और वहाँ पर डिस्प्ले में जाकर अकाउंट बुक में जाइए और बैंक सेलेक्ट कर लीजिए, लेजर में जाके बैंक सेलेक्ट कर लीजिए जिस बैंक से आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो बैंक का यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन अभी इसमें नहीं दिखा रहा है, तो आप यहाँ पे देखिए F5 आ रहा है राइट हैंड साइड पे, रिकन्साइल। आप F5 जैसे ही दबाएंगे वो रिकन्साइल करने के लिए मांगेगा। तो जो आपके ट्रांजेक्शन्स हैं वो बैंक में कब हुए हैं वो बैंक डेट में आपको डालने होते हैं, पूरे साल के 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के सारे ट्रांजेक्शन देख देख के आप यहाँ डालते हैं। और जो ट्रांजेक्शन आपके बैंक में नहीं हुए हैं, आप में आपके बुक में हुए हैं, वो यहाँ पर वो शो करेगा। जैसे यहाँ पर दिखा रहा है, डेट चेंज कर लेते हैं, हो सकता है डेट की वजह से ना आ रहा हो, तो डेट हम पहले चेंज कर लें इसका।
देखिए 19-20 आ रहा है, आप 20-21 कर लीजिए, क्योंकि मैंने 20 डेट डाली थी, क्योंकि डेट का भी अगर चेंज होगा तो भी वो यहाँ पर लेगा नहीं। तो अब हम देखिए अकाउंट बुक से जाते हैं फिर से लेजर में। तो ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं किससे हुए हैं ये देखना पड़ेगा, बैंक का ट्रांजेक्शन इसमें नहीं है। तो बैंक का अगर कोई ट्रांजेक्शन इसमें भी हम कर लेते हैं एक एंट्री, अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं और बाई परचेज अकाउंट, यहाँ पे हम कर लेते हैं एक एंट्री 50,000 की टू बैंक। ये हो गया। अब हम बैंक में जाके लीजर देखते हैं, अकाउंट बुक्स में लीजर, लीजर बैंक में। तो ये बैंक का एक ट्रांजेक्शन आ रहा है, तो इसको जब हम रिकनसाइल करेंगे, रिकनसाइल जब करेंगे F5 से, यहाँ पर F5 है, रिकनसाइल किया, तो ये पूछता है कि ये जो परचेज का पेमेंट 1/4 को आप वो बैंक में कब क्लियर हुआ। तो यहाँ पर आप बैंक की डेट डालेंगे, बैंक में 5/4 को हुआ मान लीजिए, तो यहाँ पर आप 5/4 डाल देंगे, 5 अप्रैल। इसी तरह से आगे की एंट्री आप डाल देंगे। जब आप मार्च में आएंगे तो आपने कोई पेमेंट मार्च में किया लेकिन वहाँ पे आया अप्रैल में, तो अप्रैल डालेंगे। तो अप्रैल के सारे ट्रांजेक्शन जो बैंक में हो वो रिकनसाइल वो अपने आप कर लेगा, और जब आप उसको आप सेव करेंगे तो वो उसको प्रॉपरली सेव कर लेगा। ये पूछेगा एक्सेप्ट, तो ऑटोमेटिकली रिकनसाइल कर देगा और आपका रिकनसाइल स्टेटमेंट तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आप बैंक, आपको मैनुअल इसमें नहीं करना होता, आप सीधे बैंक स्टेटमेंट में जाकर, बैंक के लीजर में जाकर लास्ट में 31 मार्च तक की एंट्रीज इसमें चढ़ा लेते हैं डेट की, और 31 मार्च के जो ट्रांजेक्शन बाद में है वो भी इसमें डाल देते हैं। तो अपने आप उस बैलेंस को, मैनेज डिफरेंस को बैलेंस कर लेता है और आपके ट्रांजेक्शन्स को बैलेंस कर देता है। तो ये बाद में करिएगा, अभी आपको अकाउंटिंग वाउचर्स की प्रैक्टिस कर लीजिएगा और ट्रांजेक्शन को अच्छे से चला लीजिएगा। उसके बाद ये 2 स्टेटमेंट जो डिप्रिसिएशन है और बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट है, इसको आप करेंगे। तब तक फ़िलहाल अभी आपकी वही प्रैक्टिस चलती रहेगी। ठीक है।